वीडियो देखने वाले सभी अभिभावकों बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा आवाज से अध्याय 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। साथ साथ आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपनी किताबें हैं वो भी खोल के रखें। साथ साथ पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखें। हाइलाइटर नहीं है तो पेंसिल से भी काम चल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लेसन को पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए मैं आपको समझाऊंगा भी इस पार्ट को। साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें होगी, चीजें होगी, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करते रहूंगा। आपने जैसे जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा अपनी किताबों में भी उसे हाईलाइट कर लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे को पार्ट के अंत में जितने प्रश्न उत्तर रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसे सॉल्व करने के में हेल्प करेगी। साथ साथ ये जो चीजें हैं जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इन्हीं हाईलाइट की हुई चीजों से प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान है। तो हमने पढ़ा जैसे कि बच्चों आपने सभी ने देखा होगा जैसे ही सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है तो हमारे को आसमान में बहुत से चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं जो कि तारे होते हैं। कुछ हमारे को ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ टिमटमाते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारे को क्यों दिखाई देते हैं ये सभी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आपने लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। साथ साथ अब जो तारे होते हैं उनके साथ चंद्रमा को भी देखा होगा, चांद को भी देखा होगा। यह अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार चंद्रमा गोल होता है, कभी आधा होता है, मतलब अलग अलग शेप में चंद्रमा हमारे को रोज दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो आपने देखा होगा जो चांद होता है लगभग 1 महीने में आप पूरे चांद को एक ही बार देख सकते हैं और जो पूरे चांद वाली जो रात होती है उसे हम पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा कहते हैं। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। आप सभी ने भी अपने जो किताब है उसमें हाईलाइट इसे कर लेना है। जो भी आपके पास मार्कर है या पेन है या पेंसिल है आप इसे मार्क कर लीजिए कि जो भी महीने में एक बार हमारे को पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है। और 15 दिन के बाद आप इसे देख सकते हैं, मतलब कि 15 दिन के बाद ही आप इसे दोबारा देख सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके आगे काम आएगा। यह नए चांद की रात्रि में यह अमावस की होती है। साथ साथ हमारे को जिस दिन चांद नहीं आता है उसे हम अमावस की रात कहते हैं। जैसे दिवाली की रात होती है वो अमावस की रात होती है, उस दिन हमारे को चांद नहीं नजर आता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आसमान साफ हो, आप पे बादल वगैरह नहीं हो तो आप चांद को देख सकते हैं, आसमान का अवलोकन हम कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में कितने चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? बच्चों आपने जरूर सोचा होगा कि ऐसा होता है कि जब दिन होता है तब हमारे को ये जो तारे हैं ये क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो चलिए इसका भी हम पता लगाते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो जो हमारा सूर्य होता है वो इतना अत्यधिक चमकदार होता है, इतना प्रकाश होता है इसका कि वो अन्य तारे हमारे को उसके कारण दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारे को एक और इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, इसे भी हाईलाइट कर लेना है सभी बच्चों ने कि हमारे को तारे दिन में क्यों नहीं नजर आते हैं, क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम इन्हें नहीं देख पाते हैं। ये आपने हाईलाइट कर लेना है, ये आपके आगे काम आएगा प्रश्न उत्तर जो भी होंगे उसे हल करने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। तो जितने भी हमारे को सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो भी चीजें हमारे को आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी आपने हाईलाइट कर लेना है।
और खुद अब आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए हमारे को एक और चीज पता लग गया है, इसे भी आपने हाईलाइट कर लेना है। खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है और इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। साथ ही साथ हमारा जो सूर्य है ये भी एक क्या है, सूर्य भी हमारा एक तारा है। इसे भी हम हाईलाइट कर लेना है। कोई भी आपसे पूछ भी सकता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार से तारा है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण हम उन लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी दूसरे तारे हैं उनके पास भी अपनी ऊष्मा है, प्रकाश है, लेकिन वो हमारे से बहुत दूर है, जिस कारण उनकी जो ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। इस कारण वो हमारे को दिखाई भी बहुत छोटे देते हैं और उनकी जो ऊष्मा और प्रकाश होती है वो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ये भी आपने अगर आपने हाईलाइट करना चाहे तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है। बाकी मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ये लाइन पढ़ने के बाद और मेरे समझाने के बाद जरूर ये अवश्य याद हो गया होगा कि हमारे को जो तारे हैं दूसरे वो क्यों नहीं दिखाई देते दिन के टाइम में और उनकी ऊष्मा और प्रकाश हमारे तक क्यों नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो बहुत हमारे से बहुत ज्यादा दूर है। इस कारण वो हमारे को छोटे दिखाई देते हैं और ना ही उनकी जो ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, वो हमारे तक पहुंचती है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने वाली सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पे उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आस मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो हमारे तारे होते हैं, आप जो तारे होते हैं यदि आप उन्हें लाइन बाय लाइन अगर ड्रॉ जोड़ेंगे तो वो एक प्रकार की आपको आकृति बना के दिखाती है। इन जो आकृति होती है ना हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, या जो तारों का जो समूह होता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसे हम नोट कर लेते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे हम नोट कर लेते हैं कि जो भी रात्रि में जो भी हमारे को विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां दिखाई देती है, तारों का जो समूह दिखाई देता है, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो यहां से हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, आप भी इसे हाईलाइट कर लीजिए। और बहुत ही आसानी से दिखाए जाने वाले जो दिख जाता है बहुत ही आसानी से, उसे भी हम नोट कर लेते हैं। कौन सा हमारे को तारा ये जो नक्षत्र मंडल है शो कर जाता है, सप्तऋषि है। ठीक है, ये 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल आर्स मेजर का भाग है। चित्र 1.1 जो चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 तारों का जो समूह है नक्षत्र मंडल वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं काउंट करा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 तारों का जो तारा मंडल है आप इसे देख सकते हैं। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में अधिक तारों के ग्रहों के नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो किसी आप बड़े व्यक्ति से भी हेल्प लेके आप देख सकते हैं आसमान में, उनसे आप गाइड ले सकते हैं कि जो हमारे को ये जो सप्तऋषि तारा मंडल है हमको दिखाए। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1। तो बच्चों जो प्राचीन काल के जो लोग होते थे वो दिशा का निर्धारण करने के लिए, हमारी दिशाएं कितनी होती है, 4 हमारी दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो तारे होते हैं ये अपनी जगह नहीं बदलते हैं। जैसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है, जो हमारा ध्रुव तारा है ये एक ही जगह पे रहता है, उत्तर दिशा पे। तो प्राचीन काल में जो लोग हैं इस रात को ध्रुव तारे को देख के अंदाजा लगाया जाता था या पता लगा लेते थे कि ये हमारा उत्तर की दिशा है। और ध्रुव तारे को ढूंढने के लिए आप जो सप्तऋषि तारा मंडल है इसकी सहायता ले सकते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है, मतलब कि इसके आसपास ही ये जो ध्रुव तारा आपको ये दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसे नोट भी कर लेते हैं ताकि, क्योंकि आगे हमारे इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तरी दिशा में हमारा उत्तर जो ध्रुव तारा है वो हमेशा दिखाई देता है और एक ही स्थान पे ये रहता है, उत्तर दिशा पे ही रहता है। और सप्तऋषि तारा की सहायता से हम इसे ढूंढ सकते हैं। तो इसे हम नोट करके रख लेते हैं, हाईलाइट करके रख लेते हैं।
साथ ही साथ आपको मैंने जैसे बताया था, हाईलाइटर आप अपने पास ही रखिए ताकि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें वो नोट करते रहे, और ये इंपॉर्टेंट जो आपके जो लास्ट में जो प्रश्न उत्तर आएंगे उसे सॉल्व करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे बच्चों। यदि सप्तऋषि तारामंडल के जैसे अभी यहाँ पे बताया गया, आप देखेंगे कि यदि ये सप्तऋषि तारामंडल के संकेतक तार को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। मतलब कि जैसे जो सप्तऋषि तारामंडल है, इसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कैसे आप ध्रुव तारे को आप ढूंढ सकते हैं। बाकी आपको उत्तर दिशा में देखेंगे तो ध्रुव तारा आपको बहुत ही तेजी से चमकता हुआ आपको दिखाई दे सक जाएगा, आप उसे आराम से ढूंढ सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों से के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो जो कुछ हमारे जो खगोलीय पिंड होते हैं उनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और आपने याद रखना है कि कुछ खगोलीय पिंडों की अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और एक ग्रह शब्द जिसे अंग्रेजी के प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ये जो हमारा जो ग्रह शब्द है, ये प्लैनेट जो शब्द है ग्रीक भाषा इससे निकला है। और जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, ये भी हमारा एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है, और यह अपना अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। तो जो जितनी भी हमारे ऊष्मा और प्रकाश है ये हमारे को सूरज से मिलती है, पृथ्वी का अपने कोई सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है। जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि जो सूरज है हमारे नजदीकी है तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह प्रतीत होता है। यदि आप जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अगर पृथ्वी को देखते हैं तो वो भी हमारी जो पृथ्वी है वो भी तारे की तरह प्रतीत होता है। साथ ही साथ अपनी किताब में आप ये जो हमारे जो सौर मंडल है इसकी जो पिक्चर है इसे भी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सूरज है, फिर उसके बाद ये जो हमारे जितने भी ग्रह हैं ये इसके चक्कर लगाते हैं। तो सबसे सूरज के बाद हमारे जो सूर्य की जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। फिर और भी आगे आप देख सकते हैं कौन कौन सा है। हमारा पृथ्वी यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी भी आता है। और यहाँ पे शुद्ध ग्रह जो पट्टी है इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ लेते हैं। और बच्चों यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, यदि आप पढ़ना चाहें तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें है यहाँ पे आपको बताई गई है, सभी ग्रह के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप इन्हें जरूर पढ़े। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारे पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। तो जो हमारे आसमान में जो हमारे को चंद्रमा दिखाया जाता है यह ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। उपग्रह का मतलब है कि जो एक ग्रह है उसके चक्कर लगाता है। तो कौन से ग्रह के चक्कर लगाता है? हमारे पृथ्वी का ये जो घूर्णन है वो करता है, मतलब चक्कर ये लगाता है। साथ ही साथ जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो हमारे पृथ्वी है इसका कोई ऊष्मा नहीं है और प्रकाश नहीं है, इसी प्रकार 7 और भी ग्रह हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। मैंने जैसे दिखा रहा था आपको कि चित्र में और जितने भी और भी जो हमारे ग्रह हैं ये इनके भी कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, ये भी अपने जो ऊष्मा और प्रकाश है वो सूर्य से लेते हैं। और इनके पास भी कईयों के पास अपने अपने चंद्रमा है, जैसे हमारे पृथ्वी का चांद है इनके पास भी अपने अपने चंद्रमाएं हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रहों, उपग्रहों तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंडों द्वारा मिलकर सौरमंडल का निर्माण कराते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूरज है। तो हमारे जो सौर मंडल है इसमें कितने 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, और शुद्ध ग्रह भी हमारे जो है हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। मतलब सभी का जो एक समूह बनता है, जितना भी आपको ये दिख रहा है, ये सभी जो पूरा समूह है ये हमारा सौर मंडल कहलाता है। अब जो हमारा जो सौर मंडल का जो मुख्य कौन है? सूर्य है। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब इसका जो खिंचाव है सौरमंडल, तो पहले तो हमने ये नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि केंद्र में स्थित है। हमारे केंद्र में कौन स्थित है? सौरमंडल के सूर्य हमारे स्थित है, और बहुत ही अत्यधिक ये गर्म गैसों से बना है। और इसका खिंचाव बल, खिंचाव मतलब
से मत क्या अभिप्राय है, जिसे आप ग्रेविटी कहते हैं। इसका खिंचाव बल इतना है इससे सौरमंडल को ये बांधे रखता है। मतलब कि जितने भी जो ग्रह हैं ये इससे दूर नहीं जाते, एक लिमिटेड जो स्थान है वहां पे इसके साथ ही रहते हैं। सौरमंडल में सभी को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जैसे कि आपको मैं बताया, ग्रहों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, ये सभी डिपेंड करते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य ही इन्हें प्रकाश और ऊष्मा देता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो जो सूर्य है वो हमारे सबसे नजदीक का तारा है, लेकिन सबसे नजदीक तारा होने के कारण भी तब भी ये हमारे से बहुत दूर है। और कितना दूर है ये? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने नोट कर लेना है। और सामने याद भी रख लेना है कि सूर्य ही हमारा सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आप ये जो चित्र है इसमें भी आप देख सकते हैं। रुको, मैं आपके लिए चित्र सीधा कर देता हूं ताकि आप इसे देख पाएं। जैसे हमारे जितने ग्रह हैं, जैसे बुध हो गया, वीनस हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, फिर आपके बृहस्पति हो गया, फिर आपका शनि ग्रह हो गया और फिर यूरेनस हो गया। ये अभी जो आपके ग्रह हैं। फिर नेपच्यून आपका जो ग्रह है, ये सभी ग्रह हैं, ये आपको हमारे जो सौरमंडल में ये पाए जाते हैं। तो आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कौन कौन से ग्रह हमारे सौरमंडल में उपस्थित हैं। यहाँ पे सभी के 8 ग्रहों के जो नाम है ये भी हम नोट कर लेते हैं। ये आपने याद भी करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे पढ़ते हैं, चलिए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह द्वारा निश्चित पथ तथा पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जो जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। जैसे कि हमने अभी चित्र में देखा कि वो बड़े से गोलाकार शेप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ये भी आपने नोट कर लेना है कि जो रास्ते हैं, मतलब कि जो इनका रूट होता है उसे हम क्या कहते हैं और इन्हें हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फोटो में भी दिखाया गया है, सबसे सामने कौन है सूरज के? बुध ग्रह। तो इसका जो राउंड शेप है, मतलब जो कक्षा है वो भी छोटा होगा। तो ये जो सूरज के चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगाता है? मात्र 88 डेज। ये भी आपने नोट कर लेना है कि चक्कर लगाने में जो बुध होता है, बुध जो है वो सूर्य के चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? 88 डेज लगाते हैं। ये भी आपने नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीज है ये बच्चों, आपने सबने ये नोट कर लेना है। शुक्र को पृथ्वी के का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो शुक्र ग्रह है इसे हम जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पृथ्वी का जो आकार है, आकृति है, वो किसके जैसे मिलती है? हमारे जो पृथ्वी है इससे मिलता जुलता ये रहता है। और अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ खगोलीय पिंडों को खोजे गए अन्य खगोल पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाता है। आपको पता है बच्चों, पहले हमारे जो प्लूटो भी एक हमारा ग्रह हुआ करता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो दिन भी हमारे जो वैज्ञानिक है उनकी एक समिति हुई, एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को अब हम एक ग्रह नहीं बोलेंगे, इसे हम बौने ग्रह के रूप में अब इसे हम काउंट कर सकते हैं हमारे सौरमंडल में। लेकिन इसे अब ग्रह नहीं बोला जाता है, प्लूटो को इसे बौने ग्रह हम कह सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जैसे हमने देखा कि पृथ्वी जो हमारा है वो तीसरा ग्रह है। दूसरे नंबर पे कौन है? क्योंकि पहले नंबर पे तो बुध है। हम देख लेते हैं कि दूसरे पे कौन है। पहले हमारा बुध आ गया, देखिए सूरज के बाद यहाँ पे बुध आ गया, फिर यहाँ पे शुक्र आ गया, फिर उसके बाद पृथ्वी जो हमारे तीसरे नंबर पे जो पृथ्वी है हमारी, वो सौरमंडल में सूर्य के सबसे करीब है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपने याद रखना है कि ये कौन से नंबर पे आता है, ये आपने याद रखना है। बाकी आपने चित्र देख लेना है। पृथ्वी तीसरा ग्रह है जो सूर्य के सबसे करीब है और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये ध्रुवों के पास की थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो ये भी आपने याद कर लेना है, भूभाग किसे कहते हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो बच्चों, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, बस जीवन हमारे ही पृथ्वी ग्रह पे पाया जाता है। ना तो यहाँ पे अत्यधिक गर्मी है, ना ही अत्यधिक ठंड है। यहाँ पानी भी है, वायु भी है। हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती है वो सभी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। तो यदि आप इसे नोट करना चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बाकी ये सब चीजें तो आपको पता ही होती है, और इसे हम अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें मौजूद है हमारे जीवन के लिए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह क्यों कहते हैं हम, ये भी हमने अभी जान लिया है। क्योंकि हमारी जो 2/3 सतह है, जो पृथ्वी की सतह है, उसमें समुद्र है, मतलब कि जितने भी जमीनें हैं उससे ज्यादा हमारे समुद्र से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, तो हमारे पास पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। हमारे पास 2 चांद नहीं है, एक ही चांद है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। मतलब व्यास जो होता है, ये गोलाई या बड़ाई होती है, वो हमारे पृथ्वी का 1/4 है। ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना है। और याद रखना है कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। उपग्रह और ग्रह अलग चीज है। ग्रह मतलब किसी ग्रह जो है हमारे पास कितने हैं, 8 ग्रह है, लेकिन उनके चंद्रमा अलग है। और हमारी जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, चंदा मामा वाला चंद्रमा। अब आगे पढ़ते हैं। इसका व्यास भी हमने बोला 1/4 हमारे व्यास होता है, ये पृथ्वी का 1/4। ये भी आपने इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नोट कर लेना है। और कितना बड़ा है ये भी है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे अन्य ग्रह से, अन्य खगोल पिंडों से अपेक्षा ज्यादा नजदीक है। लेकिन अब जैसे आप इसे आसमान में देखते होंगे तो आप पाते होंगे कि तारों से तो ज्यादा बड़ा दिखता है चंद्रमा हमारा। वो इसी कारण दिखता है क्योंकि ये हमारे पास है, पृथ्वी के ज्यादा पास है, इस कारण ये हमारे को बड़ा दिखाई देता है। बाकी जितने भी हमारे तारे हैं वो ज्यादा दूर होने के कारण ये वो ज्यादा हमारे से छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो दूर है। और एक तारा चंद्रमा हमारे ज्यादा सामने है पृथ्वी के, इसलिए हमारे को ये बड़ा दिखाई देता है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे जो चंद्रमा है वो हमारे से कितना दूर है। और साथ ही साथ हमने भी पीछे अभी इंपॉर्टेंट नोट्स में हमारी जो पृथ्वी, जो हमारे जो सूर्य है वो हमारे से कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। और यहाँ पे ये कितना, चांद कितना हमारा दूर है, चांद हमारा लगभग 3 लाख। तो 3 लाख और 15 करोड़ कितनी दूरी है, बहुत ही दूरी है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य हमारे से कितना दूर है और चंद्रमा हमारे कितने पास है। अब आगे पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और कितने दिन में ये पूरा करता है, 27 दिन में ये हमारे को पूरा करता है हमारे पृथ्वी का एक चक्कर। लगभग इतने दिन के समय में यह अपने अक्ष पर ही चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो ये जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है, साथ साथ वो खुद भी घूम रहा होता है। मतलब बॉल गोल गोल घूम रहा होता है, अपने जैसे कंचा होता है जैसे वो गोल घूमता है, ऐसे ही चंद्रमा है, ये गोल भी घूम रहा है और हमारे पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है। इसी कारण इसका बस हमारे को एक ही हिस्सा हमारे को दिखाई देता है चंद्रमा का। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आप देखा जा सकता है। तो आप चांद में देख सकते हैं कि इसमें बीच बीच में खड्डे होते हैं, वो आप देख सकते हैं। और पृथ्वी के अलावा और कहीं भी जीवन नहीं है। चंद्रमा पर भी जो जितने भी सतह है वो पर्वत है, वहां पे मैदान है, मतलब पहाड़ है, गड्ढे हैं, और ये सभी गड्ढे वगैरह, आप छाया वगैरह आप चंद्रमा, आप चांद को देखेंगे तो वो आप देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप इसे नोट करना चाहें तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, जो कि चित्र 1.5 में दिखाया भी गया है। क्षुद्र ग्रह तारों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये आपने याद कर लेना है। असंख्य छोटे पिंड जितने भी हमारे जो सौर मंडल में है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये कहां पे पाए जाते हैं, ये भी आप हमें देख सकते हैं। कहां पे देख सकते हैं, ये चित्र 1.2 में। तो हम इसे देख लेते हैं, आप पीछे करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्षुद्र ग्रह कहां पे है, मतलब क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है ये देखिए, बृहस्पति
और जो मंगल है इसके बीच में पट्टी है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे पाई जाती है, इसी पट्टी में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमने देख लिया है। विज्ञानियों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो जो हमारे क्षुद्र ग्रह है वो मतलब टुकड़े हैं, हमारे जो जितने भी ग्रह हैं उनके ही छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि विस्फोट के बाद हमारे ग्रहों से टूटकर अलग हो चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में उल्कापिंड कहलाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, साथ साथ हमारे पास उल्कापिंड भी होते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी में इतने नजदीकी आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल भी जाते हैं। तो कई बार आपने देखा है ना, आप बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा देखा है हमने, गिरता हुआ, या बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो ये उल्कापिंड होते हैं। मतलब जो पत्थर है बहुत सारे वो हमारे सौरमंडल में घूम रहे हैं, कई बार हमारे पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाते हैं और ये कई बार हमारे पृथ्वी पे गिर भी जाते हैं, मतलब कि गिरते हैं हमारे पृथ्वी पे, लेकिन वायु में हमारा जो वायुमंडल है वहां पे घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और हमारे जो जमीन है वहां तक बहुत ही कम मात्रा में पहुंचते हैं, बाकी हम वायुमंडल में ही जल जाते हैं। फलस्वरूप हमारे को चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और इसी प्रकाश को कई लोग देखते हैं और बोलते हैं कि हमने टूटता हुआ तारा देखा है। बच्चों आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है और जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, और कई बार जो जितने भी जो पत्थर है, जो उल्कापिंड है, जब पृथ्वी पर आ रही होती है तो ये जल के खत्म नहीं होती है, कई बार हमारे पृथ्वी पर गिर भी जाती है और जिससे बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। तो आपने बच्चों जो देखा होगा कि जितने भी हमारे जो तारे हैं, बहुत सारे सौरमंडल के अलावा, सौरमंडल तो हमारा एक भाग है आकाशगंगा का, बहुत सारे तारे जितने भी हमारे जो दिखते हैं आसमान में, यह सभी एक आकाश पट्टी है। ये मतलब कि आकाशगंगा का ही एक भाग है जो कि हम मिल्की वे हम इसे कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने नोट कर लेना है। हमारा सौरमंडल भी इसका भाग है, आकाशगंगा का भाग है। जो हमारा सौरमंडल इतना बड़ा है ये भी इसे हमारे आकाशगंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश के एक बहती नदी की तरह की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। तो जितने भी हमारे तारे वगैरह हैं, इनके जो प्राचीन काल में हमारे जो लोग थे, इन्होंने इसे एक नदी की तरह में कल्पना की थी, जिसमें बहती नदी, जिसमें सभी कुछ समाया हुआ है। हमारा सौरमंडल भी इसी का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो हमारे सौरमंडल के अलावा बहुत सारे जितने भी गैस है, पिंड है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो सभी मिलकर आकाशगंगाएं बनाती है। और जितने भी आकाशगंगाएं भी बहुत सारी है, अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, वो सभी मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये भी आपने नोट कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आकाशगंगाएं सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इनसे एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। जो हमारे जो सौरमंडल है वही कितना बड़ा है। सौरमंडल के अलावा वो जो हमारी आकाशगंगाएं हैं वो भी कितनी बड़ी है। उन सभी का जो समूह है वो ब्रह्मांड है। तो बहुत बड़ा होता है बच्चों, आप इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है वो अभी भी खोज रहे हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। बहुत ही बड़ा है। और हमारे साथ ही साथ इसके बाद अब हमारे जो प्रश्न उत्तर है वो हमारे आ चुके हैं। तो अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। जो जितने हमारे प्रश्न उत्तर है किताब के वो इसे हम सॉल्व करेंगे। जो भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें निशान लगाई थी वो सभी है भाई हमारे को हेल्प करेगी अभी ये प्रश्न उत्तर हल करने में। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रहों और तारों में क्या अंतर है, ये हमने पढ़ लिया है कि ग्रहों और तारों में क्या अंतर है। कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, तारों में अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है। ये हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने जहां पे निशान लगाया था कि वो कहां पे है। जैसे कि हमने ये देखो, यहाँ जहां पे ग्रह बताया था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास संपूर्ण जो प्रकाश एवं ऊष्मा है वो हम सूर्य से
लेते हैं, मतलब कि जो ग्रह होते हैं इनके पास अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, और जो तारे होते हैं इनकी अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है। सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो ये हमारे जो पहला प्रश्न है इसका ये हमारा उत्तर आता है। और जो तारे होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं, जैसे हमारा जो ध्रुव तारा है वो एक ही दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में रहता है, लेकिन हमारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के। तो ये भी आपका एक हो जाएगा पॉइंट। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौरमंडल से आप क्या समझते हैं ये भी हमने अभी पढ़ा था कि सौरमंडल क्या होता है। जितने भी हमारे ग्रह हैं, जो हमारे तारे हैं, इन सभी का जो उल्का पिंड वगैरह जो जिनका भी जो समूह होता है पूरा, उसे हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में हमने अभी नोट किया था, आप देख सकते हैं। ये देखिए कि जो सौरमंडल होते हैं ये क्या होता है। देखिए सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड का जो खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह वो उल्का पिंड से मिलकर जो सौरमंडल का निर्माण करते हैं, इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौरमंडल कहलाता है। ये भी हमने नोट कर लिया था, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो सूर्य से उनकी जो ग्रहों की दूरी है ये हमने कहां पे देखा और कहां पे पढ़ा, ये हम देख लेते हैं। हमने एक फोटो देखी थी, देखिए यहाँ पे फोटो जो देखी थी, इसमें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि सूर्य से कौन सा ग्रह पहले सामने है फिर दूर है। यहाँ फोटो में देख भी सकते हैं, पहले बुध है, फिर यहाँ पे शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। इन सभी की जो दूरी है यहाँ पे देखो लाइन वाइज यहाँ पे लिखा भी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब मैं से आपको सीधा करके दिखा देता हूँ, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सभी के नाम लिखे हैं, जो दूरी कितनी दूरी है, पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। मतलब दूरी से क्या मतलब है, जो सूर्य से कितने दूर है, पहले कौन सबसे नजदीक है, बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर हमने जो शुद्ध ग्रह की पट्टी पड़ी ये आते हैं, फिर जुपिटर आ गया या बृहस्पति आ गया। ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन वाइज यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं 8 ग्रहों के नाम कि कौन सबसे नजदीक है और कौन सबसे दूर है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, ताकि उसका भी आंसर मैं आपको बता पाऊं। अब अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। याद करिए, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि ये अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि बस हमारी जो पृथ्वी है इसी में जीवन पाया जाता है। मतलब कि जो जितने भी हमारे पृथ्वी में जीवन के लिए आवश्यक गैसें है, ऑक्सीजन है, मौजूद है, वायु है, पानी है, इसलिए हम पृथ्वी को देखो सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ये भी हमने नोट करके रखा है, तो ये भी आपने नोट कर लो। यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि अद्भुत ग्रह से क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना तो पृथ्वी अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी भी है, वायु भी है, मतलब जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीज होती है वो सभी पृथ्वी पर पाई जाती है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और हम प्रकाश चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, इसका आंसर भी हमने यहाँ पे ऊपर हमने नोट किया था। देख लीजिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट कराई थी, जहां पे हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा था। ये देखिए हमने चंद्रमा के बारे में यहाँ पे पढ़ा था ना, और इससे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा था, देखिए कि चंद्रमा पृथ्वी को चक्कर लगाने में स्थायी दिन पूरा करता है। इसे पैराग्राफ में देखिए आप कि अपने अक्ष पर घूमने के लिए चक्कर में पूरा करता है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी में हम केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो आप यहाँ से पृथ्वी चक्कर लगाने से यहाँ तक आप इसे नोट कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न का आंसर हो गया कि पृथ्वी हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया ये 5वें क्वेश्चन का। इसमें छठा प्रश्न है आपका, ब्राह्मण क्या है। तो ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है कि जितने भी आकाश गंगाएं करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा है और ये आपका छठे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया है। अब हम निशान लगा लेते कि सही उत्तर पर निशान लगाना है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। पहला प्रश्न होगा हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जान जाता है। तो बच्चों याद करो, मैंने अभी ऊपर आपका निशान लगाया था कि पृथ्वी के कौन से, मतलब कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, जुड़वा ग्रह मानते हैं। वो है हमारा शुक्र। क्यों, शुक्र का जो आकार है और जो शेप है ये हमारे पृथ्वी से बहुत ही मिलता जुलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हमारे इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं हम पृथ्वी का। ये भी मैंने यहाँ पे आपको निशान लगाया था, आप देख सकते हैं जहां हम पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया था आपको कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, तो आपने नोट लगाया था ना, यहाँ पे पेज नंबर भी देख लेना कि पेज नंबर कहाँ पे है, ये वहां पे आप देख सकते हैं इसे, जहाँ पे हमने सूर्य और ग्रह के बारे में पढ़ा था। बस उसके नीचे यहाँ पे हमने आपको नोट कराया था मैंने, जहाँ पे 80 डेज दिन लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है
कि सूर्य को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा राइट रॉन्ग है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। हमारा कौन सा है? पृथ्वी। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, फोटो में आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, बुक में आप देख भी सकते हैं कि तीसरा ग्रह कौन सा है। ये सूरज है हमारा, ये हमारा बुध हो गया, फिर हमारा शुक्र हो गया और तीसरे नंबर पे हमारा ये पृथ्वी आ गया। ठीक है, तो हमने पृथ्वी पे निशान लगा लेना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सभी ग्रहों सूर्य के और चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो हमने याद ये भी पढ़ा है दीर्घवृत्ताकार। किसमें? दीर्घवृत्ताकार, इसमें चक्कर लगाते हैं। ये और ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये भी हमने ऊपर निशान लगाया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ जहां पे हमने नोट कराया था। तभी मैंने बताया था हाइलाइटर और पेन पेंसिल आप लेके बैठे, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम निशान लगाते जाएं और लास्ट में देखिए हमारे प्रश्न उत्तर को ये हल करने में बहुत ही सहायता कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, नोट कराया था, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो किसमें चक्कर लगाते हैं? हमारे जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के दीर्घवृत्ताकार में। तो इसमें दीर्घवृत्ताकार में अपने नोट कर लेना है, निशान लगा लेना है। अगला पढ़ते हैं। ग है इसका आंसर, दीर्घवृत्ताकार। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसमें सभी में आपके हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये इसका आंसर है। ठीक है, ये लो। और ध्रुव तारे से किस दिशा से ज्ञात होता है? तो ध्रुव तारा मैंने जैसे आपको बताया ये उत्तर दिशा में हमारे होता है। कौन सी दिशा में होता है? ये उत्तर दिशा में हमारे हमेशा रहता है ध्रुव तारा। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? जो हमारे शुद्ध ग्रह हैं वो किसके कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? इसका आंसर मैं आपको फोटो के द्वारा ही दिखाऊंगा ताकि आपको पता भी लगे। तो हमारे जो शुद्ध ग्रह है, ये देखो, ये शुद्ध ग्रह है ना, ये पट्टी है, ये कौन से ग्रह के बीच में? अब देखिए मैं इसे सीधा कर देता हूँ थोड़ा चित्र को ताकि आपको दिखाई दे। तो ये शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है कौन से ग्रह के बीच में है, मतलब कि कौन से ग्रह है? देखिए कौन कौन से ग्रह हैं। ये आ गया हमारा मंगल, पृथ्वी का तो मंगल आ गया, मंगल के बाद ये देखो बृहस्पति आ गया। तो इन दोनों के बीच में, ये जो बीच का जो गैप है, इसके बीच में शुद्ध ग्रह हमारे पाए जाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो आपने निशान लगा लेना है। ये मैं आपको यहाँ पे निशान लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे किसके बीच में पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, ख इसका आंसर है। अब खालिस्तान भरो भी हम कर लेते हैं कि डैश के एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, डैश उसे कहते हैं। तारों का समूह, याद रखना हमने, तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। हमने कहाँ पढ़ा था? ये जहां पे हमारा तारे और नक्षत्र मंडल हमने निशान लगाया था वहां पे हमने पढ़ा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता भी लगता रहे कि जो भी हम आंसर लिख रहे हो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने यही अभी हमने आंसर में भरा है। तो मैं यहाँ पे अब लिख तो नहीं सकता लेकिन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पहला आएगा डैशों का समूह, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम नक्षत्र मंडल, यहाँ पे आएगा नक्षत्र मंडल और यहाँ पे आएगा तारों। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। तारों की एक बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तारों की एक बड़ी प्रणाली को हम आकाशगंगा कहते हैं। जो तारों का जो समूह होता है जिसमें बहुत सारे तारा और खगोलीय पिंड होता है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? चंद्रमा हमारा सब पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, डैश सूर्य का तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। तो डैश सूर्य का सबसे तीसरा नजदीकी ग्रह है कौन? पृथ्वी। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे सूरज के तीसरे सबसे करीब है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपने लिख लेना है, ये पांचवे का आंसर है पृथ्वी। सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक का ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी डैश और डैश नहीं होती है। क्या नहीं होती है ग्रहों के पास? हमने अभी ऊपर पढ़ा था, हमारे ग्रह के पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। जितने भी हमारे ग्रह हैं वो हम अपना जो प्रकाश है वो सूर्य से लेते हैं। हमारे ग्रहों के पास अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वो आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जहाँ पे हमने नोट किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है हमने कि ये हमारे जो ग्रह होते हैं इनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है प्रकाश और ऊष्मा। आपका जो खालिस्तान है इसमें प्रकाश और ऊष्मा हमारे ग्रहों के पास नहीं होती है। तो ठीक है बच्चों, आज का ये जो लेसन है पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 1 खत्म होता है यहीं पे। और इस
लेसन के बारे में यदि आपको कुछ अभी भी कुछ समझ नहीं आया है या कुछ आपको पता नहीं लगा है या कुछ बातें नहीं समझ आई है तो कमेंट में आप उसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी प्रश्न है या जो भी आपके डाउट्स है उन्हें सॉल्व करने का। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जल्द ही हम अध्याय 2 भी अपने YouTube चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी जो प्रश्न है या कोई भी आपको चीज समझ नहीं आती है तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम उसका समाधान कर पाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।